लेक्चर नंबर 1 है। मेजर के लिए जो कोर्स कोड है वो है 312। माइनर के लिए जो कोर्स है वो है 302। एग्जैक्टली कोर्स आउटलाइन सेम है, जो कि कोर्स टाइटल है वेव्स एंड ऑसिलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले वेव्स एंड ऑसिलेशंस का पोर्शन अलग है, थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन अलग है। सबसे पहले हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के पोर्शन को। अगेन थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, दूसरा पार्ट है हीट एंड टेम्परेचर का, तीसरा पार्ट है इटसेल्फ थर्मोडायनामिक्स का। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देखेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मीन वैल्यूज़। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स ईच आउटकम इन अ सैम्पल। ये बेसिकली हमें बताती है कि किसी सैम्पल के अंदर कोई पर्टिकुलर आउटकम कितनी बार आ रही है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास वर्टिकल पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल पे बेसिकली मार्क्स या पॉइंट डिवाइड हुए हैं। एक है 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70, 70 से लेके 80, 80 से लेके 90, 90 से लेके 100। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। सबसे पहले मेरे पास 0 से लेके 10 तक कोई भी आउटकम नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नंबर 0 से लेके 10 तक है। फिर 10 से लेके 20 तक ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी नंबर 10 से लेके 20 तक है। सिमिलरली ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 20 से लेके 30 तक हैं। सिमिलरली ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 30 से लेके 40 के बीच में है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स 40 और 50 के दरमियान है। अगेन उसके बाद हमारे पास रफली 15 और 20 के दरमियान आ रहा है, रफली 18 या 17 है कि जिनके नंबर 50 और 60 के दरमियान है। अगेन उसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली 15 पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 60 और 17 के दरमियान अगेन 15 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। अगेन 70 और 80 के दरमियान 10 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। अगेन 80 और 90 के दरमियान वही 2 या 3 के करीब या 5 के करीब स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। 90 और 100 के दरमियान कोई भी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर शेप कहलाती है, ये कहलाती है एक डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये पर्टिकुलर आउटकम कितनी बार आ रही है। ये जो पर्टिकुलर आउटकम है इन दोनों की बीच में वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है वो कितनी बार आ रही है। इन दोनों के बीच में जो आउटकम है। सिमिलरली इसको हम कहते हैं एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगेन उसमें हमारे पास एक मीन वैल्यू होती है, मीन मीन्स एवरेज वैल्यू होती है। उसके बाद एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं मीडियन या द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कौन सी वैल्यू कहलाएगी? वो पर्टिकुलर नंबर्स जो कि क्लास के स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किए, उस पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली नीचे आधे स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली ऊपर आधे स्टूडेंट्स हैं। वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर नंबर, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कहलाएंगी मीडियन या मिडल वैल्यू ऑफ द सैम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है मोड। मोड को हम बेसिकली बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा अकर हो रही है हमारे सैम्पल में 20 टाइम्स। मीन्स के 40 और 50 के दरमियान जो नंबर लाई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो कि 20 स्टूडेंट्स हैं। ये मोस्ट रिपीटेडली वैल्यू भी इसको हम कहते हैं, इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी कहते हैं, इसको मोड कहा जाता है स्टैटिस्टिकल की टर्म्स में, स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताती है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताती है कि एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन।
हमारे पास हम स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर निकाल सकते हैं कि ऑन एवरेज हर स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं। सो उसके बाद ये वाले नंबर जो है ऑन एवरेज से कितने डेविएट कर रहे हैं, ये वाले नंबर ऑन एवरेज से कितने डेविएट कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेविएशन में लिखते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखते हैं। सो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू हम इस सारे के सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 15 पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हमें गिवन है। सो आउट ऑफ 15 पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड v0 है। से हमारे पास कोई से भी पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, कोई से भी पार्टिकल्स हैं। 15 में से 2 पार्टिकल्स की स्पीड v0 है, 3 पार्टिकल की स्पीड 2v0 है, 5 पार्टिकल की स्पीड 3v0 है, 4 पार्टिकल की स्पीड 4v0 है और जो लास्ट वन है उसकी स्पीड 5v0 है। सो इसको मैंने अलग सेपरेट ये डेटा अलग किया हुआ है। तो वो डेटा हमारा समहाउ कुछ यूँ बनता है। इससे मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, उन सबसे पहले जिनकी वेलोसिटी सबसे कम है उनको मैंने v1 का नाम दिया हुआ है वेलोसिटी को, जो कि इटसेल्फ v0 बनती है। फिर 3 पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v2 का मैंने नाम दिया हुआ है, जो 2 टाइम्स v0 बनती है। फिर 5 पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v3 मैंने लेबल किया हुआ है, जो कि 3v0 बनती है। फिर 4 पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी मैंने v4 का हुआ है, स्पीड v4 का हुआ है, जो कि 4v0 बनती है। फिर लास्ट पार्टिकल का जिसकी वेलोसिटी v5 मैंने कहा हुआ है, जो कि 5v0 है। सो हमने क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। सो 2 पार्टिकल्स की ये स्पीड है, 3 पार्टिकल्स की ये स्पीड है, 5 पार्टिकल्स की ये स्पीड है, 4 पार्टिकल्स की ये स्पीड है, 1 पार्टिकल की ये स्पीड है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, एवरेज स्पीड पार्टिकल्स की क्या होगी। एवरेज में कैसे निकाल सकता हूँ एवरेज स्पीड, मैंने सारे स्पीड्स को ऐड किया और 15 से डिवाइड कर दिया। 2 की स्पीड v1 है, उसके बाद 3 की स्पीड v2 है, फिर 5 की स्पीड v3 है, फिर 4 की स्पीड v4 है, फिर लास्ट वन की स्पीड v5 है, अपॉन के टोटल 15 पार्टिकल्स हैं। मुझे पता है v1 जो है वो इटसेल्फ कितनी है, v0 है। इसकी जगह v0 प्लेस करेंगे, इसकी जगह v0 प्लेस करेंगे, ये मेरे पास एग्जैक्टली आ जाएगा 2v0। ये 3 टाइम्स v2 की वैल्यू इटसेल्फ 2v0 है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स 2v0। सिमिलरली v3 की वैल्यू जो है वो 3v0 है, क्योंकि ये 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 टाइम्स 3v0। सिमिलरली ये 4 बार आ रही है v4 इटसेल्फ 4v0 है, 4v0 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली v5 की वैल्यू इटसेल्फ 5v0 है अपॉन 15। अगर इन सबको मैं ऐड करता जाऊँ तो 2v0 ये आ जाएगा 6v0, यस ये आ जाएगा 15v0, ये आ जाएगा मेरे पास 16v0, ये आ जाएगा 5v0। सो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं सो मेरे पास ये आ जाएगा 44/15v0। सो v एवरेज जो मेरे पास आ जाएगा 2.933v0। ये एवरेज वैल्यू है हमारे इन पार्टिकल्स की। सो इस सिस्टम की जो मिडिल वैल्यू होगी, जो मीडियन होगी, वो क्या कह रहा है कि वो 3v है, 3v0 है। सो 3v0 के अगर मैं एग्जैक्टली 3v0 पे ठहर के देखूँगा तो एग्जैक्टली 5 पार्टिकल्स उससे नीचे हैं, 5 पार्टिकल्स से उनकी स्पीड उनसे ऊपर है। एग्जैक्टली 5 पार्टिकल्स की इसकी स्पीड 3v0 है। आगे दोबारा मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगेन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी है जो इस सैम्पल में सबसे ज़्यादा आ रही है, उसको हम वीपी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अगेन वो 3v0 ही आ रही है, क्योंकि 3v0 वो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा सैंपल में अकर कर रही है। इस प्रॉब्लम को मैं डिटेल में अगेन देखता हूँ। अब मैंने इसमें क्या निकाला हुआ है, और थोड़ा सा पहले हम एक अगर रिव्यू ले लें तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी v एवरेज के लिए, v1 + v1, पहले 2 पार्टिकल्स की वेलोसिटी v1
3 पार्टिकल्स की वेलोसिटी v2, 5 पार्टिकल्स की वेलोसिटी v3, 4 पार्टिकल की वेलोसिटी v4 प्लस v5 अपॉन 15। इसको मैंने लेबल किया हुआ था इक्वेशन 1। दोबारा इक्वेशन 1 से मैं दोबारा शुरू करूँगा। अगर मैं इन वेलोसिटीज़ को एग्जैक्टली सेम रखूँ, v1 v1 v2 v2 v3 v3 v4 v4 v5 अपॉन 15, सो ये मेरे पास 2 टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स v1 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स v2 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स v3 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स v4 आ जाएगा, v5 आ जाएगा अपॉन 15। इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/15 टाइम्स v1, 3/15 टाइम्स v2, 5/15 टाइम्स v3, 4/15 टाइम्स v4, 1/15 टाइम्स v5। इसको मैंने इक्वेशन 2 लेबल किया हुआ है। अगेन एवरेज स्पीड की एक्सप्रेशन है ये। हमें अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनता है वो बनता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। अगर मैं देखूं, आउट ऑफ 15 पार्टिकल्स देयर आर 2 पार्टिकल्स हुज स्पीड इज़ v1, so the probability of the particles having speed v1 वो एग्जैक्टली क्या बनेगी, क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स 15 है। सो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल्स की कि उनकी स्पीड v1 कहलाएगी, उसको मैंने p1 कहा हुआ है, जो कि एग्जैक्टली 2/15 है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है 2/15, ये बेसिकली कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v1। सिमिलरली यहाँ पर देखें, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड v2 इज़ p2। सो p2 जो है एग्जैक्टली 3/15 है, क्योंकि ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v2 आई है, जिसको हमने p2 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि 3/15 है। सो एग्जैक्टली आपके पास ये जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा p2। सिमिलरली ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v3, प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड 5/15, probability of particles having speed v4 is p4, probability of particles having speed v5 is p5। सो ये जो एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा कंबाइन होके, वो समहाउ यूँ आएगा। सो वी कैन राइट इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एज v एवरेज, जो मेरे पास आ जाएगा p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस p3 v3 प्लस p4 v4 p5 v5। ये क्या है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v1 इज़ p1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v2 इज़ p2, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v3 इज़ p3, हैविंग स्पीड v4 इज़ p4, हैविंग स्पीड v5 इज़ p5। क्योंकि ये सिमिलर सम आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी एवरेज को समीशन आई मैंने इंडेक्स लगा दिया, वी मैंने पहले लिख दिया, पी मैंने बाद में लिख दिया, इसको लेबल कर दिया इक्वेशन 3। अगर मुझे प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और वो पर्टिकुलर क्वांटिटी भी गिवन है उस प्रोबेबिलिटीज़ के रेस्पेक्ट से, तो एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये भी एवरेज निकालने का एक तरीका है। अगर एवरेज को मैं एक्सपेंड करूँगा, अगेन एवरेज मेरी सीधा जो हमने यहाँ निकाला है वही एवरेज दोबारा जाके बनेगा। सो ये एवरेज निकालने का नया फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, अगर मुझे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है तो। एग्जैक्टली उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे प्लॉट भी किया है। मैंने क्या प्लॉट किया है? मैंने ये प्लॉट किया है कि हमारे पास जस्ट अ बिट। सो वर्टिकल पे मेरे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल पे मेरे पास स्पीड है v0, v2 v0, 3 v0, 4 v0, 5 v0।
अगेन 2 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी स्पीड v0 है। उसके बाद 3 ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड 2v0 है। उसके बाद 5 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड 3v0 है। उसके बाद 4 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड 4v0 है। उसके बाद लास्ट वन ऐसा पार्टिकल का जिसकी स्पीड 5v0 है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट हैं, डेटा पॉइंट्स फाइनाइट हैं। अब अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर सैंपल के बजाय से मेरे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये 0 और v के दरमियान भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी वेलोसिटीज़ हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स की वो वेलोसिटी है। ये भी वेलोसिटी कुछ पार्टिकल्स की है, ये भी वेलोसिटी कुछ पार्टिकल्स की है, ये भी वेलोसिटी कुछ पार्टिकल्स की है, ये भी वेलोसिटी कुछ पार्टिकल्स की है। ये पार्टिकल्स इनफाइनाइट हैं, ये 2 पे महदूद नहीं है, सिमिलरली लिमिटेड नहीं है। सिमिलरली v0 और v2 के दरमियान भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी ये सारी की सारी बीच वाली वेलोसिटीज़ भी हैं। अगेन इनका जो प्लॉट बनेगा वो समहाउ यूँ बनेगा कि अगर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली ये 1 2 3 4 5 पे फिक्स नहीं रहेगा। ये 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10,000 20,000 30 40 50 इसमें चला जाएगा। अब ये पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है, जो कि v0 से ऊपर है, v2 v0 से कम है, इसके भी इतने पार्टिकल्स हैं, इसके भी इतने पार्टिकल्स हैं, इसके भी इतने पार्टिकल्स हैं, इस वेलोसिटी के 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 भी इतने पार्टिकल्स हैं। उस केस में जब मेरे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इनफाइनाइट होंगे तो ये डिस्क्रीट डेटा पॉइंट नहीं बनेगा, बल्कि बिल्कुल कर्व शेप बनेगा एक। उस कर्व शेप को हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में आएगा जब मेरे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इनफाइनाइट होंगे। सो सपोज वी हैव इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैविंग स्पीड फ्रॉम 0 टू सम लार्ज वैल्यू। जो रेड लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली रेड लाइन की शेप की आएगी, प्लॉट की आएगी। सो अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, इस फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास समीशन का साइन आता है एवरेज निकालने के लिए, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में। अगर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। सो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगी 0 टू इनफाइनाइट। एग्जैक्टली मेरे पास पहले क्या था, पहले जो एक्सप्रेशन था वो था समीशन एवरेज निकालने के लिए आई वी ऑफ आई पी ऑफ आई। अब हमारे पास क्या है, ये सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल के अंदर, वी सेम है, प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो फंक्शन आएगा इटसेल्फ स्पीड का, और इंटीग्रल किस पर आएगा, इंटीग्रल अगेन स्पीड पर ही आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सम कर रहे थे, अब हम छोटे छोटे पैकेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंप्लीट इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ये आ जाएगी अपॉन इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट पी प्रोबेबिलिटी टाइम्स डी वी। ये यूजुअली जो है वो, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ भी 1 आता है, एग्जैक्टली इंटीग्रल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ भी 1 ही आएगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप लोगों के केस में क्या था, सबसे पहले 2/15 था, उसके बाद अगर आपको याद है तो 3/15 था, उसके बाद 5/15 था, उसके बाद 4/15 था, उसके बाद 1/15 था। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 2 3 5 5 5 10 10 और 5 15, ये आ जाएगा 15/15, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ ऑलवेज 1। सो अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी ये वैलिड है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, इंटीग्रल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अगेन 1 आएगा, लेकिन ये इंटीग्रल वेरी करेगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जिसमें ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। हाँ, अगर मैं 0 से लेके कोई फाइनाइट वैल्यू लेता हूँ इनफाइनाइट के बजाय, डेफिनेटली ये वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी 1 से, ये 1 से लेस आ जाएगी। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, जो हमारा केस है। सो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फार्मूला रह जाएगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट वी
प्रोबेबिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ वी डी वी। इसको हम दोबारा भी डिटेल में देखेंगे। सो ये एक्सप्रेशन होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक हम कहते हैं कंटिन्यूस, जिसमें डेटा पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डेफिनेटली 10⁻23 1 मोल में 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं, जिनको हम डील करते हैं एज एन इनफाइनाइट पार्टिकल्स। अगर मेरे पास फाइनाइट डेटा पॉइंट्स हैं, फाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो जो प्लॉट बनेगा वो डिस्क्रीट बनेगा। डिस्क्रीट जो प्लॉट बनेगा वो इस टाइप का बार प्लॉट बनेगा। जो कंटिन्यूस प्लॉट बनेगा वो एक कंटिन्यूस लाइन बनेगी। सो उसके बाद एक और क्वांटिटी है जो यूजुअली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसका जो शेप फॉर्म बनता है वो बनती है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, मीन मीन्स एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज़। मेरे पास स्क्वायर वैल्यूज़ होंगे, उन स्क्वायर वैल्यूज़ का मैं एवरेज लूँगा, उस एवरेज का जो रूट आएगा वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। उसकी मैंने शेप बताई दी है, 1 मिनट अगर वेट करें तो। सो ये बेसिकली है क्या, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल मेजर of the magnitude of a varying quantity, especially useful when variates are positive and negative like sinusoids। अब हमारे पास सपोज करते हैं कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेरी कर रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड के मेजर के लिए हम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है जो पॉजिटिव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, साइनोसॉइडल की शेप में आ रहा है। उसकी रूट मीन स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी शेप क्या आएगी, ये नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा हुआ है। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वी का हम स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यूँ शेप आ जाएगी। ये नेगेटिव है लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी शेप समहाउ यूँ बन जाएगी, यूँ। इन सब की आलमोस्ट सेम शेप बनेगी, यूँ बन जाएगी। पहले पार्ट में हमने स्क्वायर किया, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या कर रहे हैं, अब हम उन स्क्वायर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। स्क्वायर का एवरेज समहाउ मेरे पास यूँ आएगा। क्वांटिटी का मैंने स्क्वायर ले लिया, उस स्क्वायर का इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इन सब का एवरेज समहाउ यूँ आएगा। ये मेरे पास एवरेज आ गया। उस एवरेज का अगर मैं रूट लूँगा, जो कि एग्जैक्टली नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, उसका अगर मैं एग्जैक्टली उसके बाद मैं रूट लूँगा जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है तो उसके रूट की समहाउ ये वैल्यू आ जाएगी। ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैग्नीट्यूड आ रहे हों। सो ये बेसिकली क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है किसका, स्क्वायर्स के एवरेज का। फंक्शन होगा मेरे पास, कोई भी क्वांटिटी होगी, नंबर्स गिवन होंगे, उन पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका मैं स्क्वायर्स लूँगा, उन स्क्वायर्स का मैं एवरेज लूँगा, उस एवरेज का मैं रूट लूँगा। ये कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर। रूट एवरेज स्क्वायर, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर ये वैल्यू कहलाती है। सो लास्ट पोर्शन है बेसिकली, ये जो पार्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में हमें काम आएगा। ये इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें बार बार आगे देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में और इवन थर्मोडायनामिक्स में भी। इन इंटीग्रल्स को कहा जाता है गॉसियन इंटीग्रल्स। इसकी क्या शेप है, इसकी ये शेप है, 0 से लेके इनफाइनाइट, एक्सपोनेंट माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल का स्क्वायर है dx। सो इसका सीधा सीधा रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर अल्फ़ा।
ये हम निकाल सकते हैं किसी भी मैथ्स के बुक में से। इनका इंटीग्रल इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इन इंटीग्रल्स को कहा जाता है गॉसियन इंटीग्रल्स। सो हम इससे एक नई सीरीज़ निकालेंगे इंटीग्रल्स की। अगर मैं ये, मुझे पता है अल्फ़ा एक कांस्टेंट नंबर है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट नंबर है, अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफरेंशिएट करूँ यहाँ से भी यहाँ से भी, तो मेरे पास शेप क्या बनेगी? मेरे पास शेप कुछ यूँ बनेगी। इधर से भी मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इधर से भी मैं डिफरेंशिएट करूँगा। इंटीग्रल जो है वो क्योंकि एक्स पर है, अल्फ़ा पर इंटीग्रल नहीं है, तो अल्फ़ा इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो इंटीग्रल आएगा, इस डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का, फंक्शन इटसेल्फ सेम। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। सो ये डेरिवेटिव आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई का रूट कांस्टेंट है, अल्फ़ा ऊपर जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंट में 3/2 आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। सो अगर इसकी हम शेप देखता हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव से मैंने कैंसिल कर दिया। इंटीग्रल 0 से लेकर इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी फार्मूला ये आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास अगेन इसको मैं अगर डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, सो मेरे पास नेक्स्ट जो फार्मूला आ जाएगा वो फार्मूला आ जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट एक्स पावर 4 माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसको मैं अगेन डेरिवेट करूँगा तो ये 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 का मतलब ये होगा, ये 3/4 बन जाएगा, पाई का रूट बन जाएगा, अल्फ़ा पावर 5/2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्सपोनेंट में स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे अगर मेरे पास इवन नंबर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, या वेरिएबल का इवन नंबर आ रहा है, जैसे स्क्वायर आ रहा है, जैसे पावर 4 आ रहा है, पावर 5 आ रहा है, उनके सारी की सारी सीरीज़ के फॉर्मूला मैं यहाँ से ड्राइव कर सकता हूँ। ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक है।